आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। अब ये जो उत्तल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण का एक प्रकार होता है। तो उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, तो ये क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो ये बनाया हमने एक उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है, पॉलिश होता है। तो यहाँ पर हम आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये कहलाती है, जो बाहर रहती है ये कहलाती है परावर्ती पृष्ठ, और अंदर क्या होता है, पॉलिश। मतलब जो प्रकाश का परावर्तन ठीक है होगा वो बाहर वाली पृष्ठ से होगा। तो इस उत्तल दर्पण की एक हमें मुख्य अक्ष खींच देनी है। और मुख्य अक्ष कहाँ से खींचते हैं, दर्पण के बिल्कुल बीच से। तो ये हमने दर्पण पर एक मुख्य अक्ष खींच दी है। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करना है, इस दर्पण का हमें एक अभिलंब खींचना है। तो इस दर्पण पर इसका हम एक अभिलंब खींच देते हैं। ये खींच दिया दर्पण का अभिलंब। ठीक है, ये अब एक प्रकाश किरण है और वो प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये देखो, एक प्रकाश किरण है और इस प्रकाश किरण को हम नाम दे देते हैं ए बी प्रकाश किरण है और वो कैसी आ रही है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। ये दर्पण की मुख्य अक्ष है रेड कलर से, और ये जो ब्लैक कलर से है ये एक प्रकाश किरण है जो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। अब जब प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो फोकस ऐप से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ये देखो, ये दर्पण की फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, माने ये दर्पण का क्या होगा, फोकस होगा। ये प्रकाश किरण, ओके, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है। अब और यहाँ पर दर्पण, यहाँ पर वक्रता केंद्र ले लेते हैं C, और ये हो जाएगा N। तो NC हमने दर्पण पर खींचा है अभिलंब, ये अभिलंब है। ठीक है, और ये कौन सी किरण है, ये AB आपतित प्रकाश किरण है। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा आपतन कोण, और I से दर्शाते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर यह है परावर्तित प्रकाश किरण और NC है दर्पण का अभिलंब। तो परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण, और दर्शाते हैं R से। और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो AB कौन सी प्रकाश किरण होगी, आपतित प्रकाश किरण होगी, और BM परावर्तित प्रकाश किरण होगी। अच्छा, अब आप बताइए यहाँ पर आपतन कोण कौन सा होगा, आपतित प्रकाश किरण और दर्पण के अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम आपतन कोण। यहाँ पर I आपतन कोण है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, क्या लिखें, कोण, कोण A फिर B N बराबर I, ये हो जाएगा आपतन कोण। अब लिखें हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है। यहाँ पर देखो ये R बन रहा है, किस पे बन रहा है, B पे बन रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तन कोण, कौन सा, कोण NBM
और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। अब परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। सो आपतन कोण क्या है? कोण ABN। ये आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण के। सो परावर्तन कोण कौन सा है? कोण NBM। और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर दर्पण का जो ध्रुव है उसको हम दर्शाते हैं P से। तो चूंकि AB समांतर है BC के, दिख रहा है ना? देखो ये वाली जो लाइन है इसको हमने नाम दिया क्या? AB है, और इसके नीचे क्या है? PC है। नाम तो कहीं भी दे सकते हैं। तो AB और PC परस्पर क्या है? समांतर हैं। और उन्हें क्या, कौन सी रेखा मिला रही है? BC रेखा मिला रही है। यहाँ पे B है और ये C है। तो ये वाला कोण, ठीक है ना, और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, कौन सा कोण? संगत कोण। कौन कौन सी संगत कोण है चित्र में? देखो कोण B और कोण C कौन से कोण होंगे? संगत कोण होंगे। अच्छा, B पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो कोण B और कोण C कैसे हैं? संगत कोण हैं। तब क्या होगा? कोण ABN, यहाँ पर हम लिखें कोण ABN बराबर किसके होगा? कोण C के। तो BCP। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण B, जिस कोण पर संगत कोण बन रहा है उसको हमें रखना है बीच में। तो कोण BCP, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? संगत कोण, ठीक है। और इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब आगे देखो, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे आपने। एक इस प्रकार की लाइन है और एक इस प्रकार की लाइन है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बनते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ पर देखो कोण NBM और कोण कौन सा? कोण CBF शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कौन कौन से यहाँ पर लिखें? कोण NBM बराबर कोण CBF, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब आगे देखो, कोण CBF किसके बराबर है? NBM के। कोण NBM बराबर कोण CBF। अब यहाँ पर देखना, कोण NBM बराबर काय के है? कोण MBN के। और ये जो MBN है वो काय के बराबर है? कोण BCP के बराबर है। माने ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख दें हम? कोण BCP बराबर कोण CBF, ठीक है ना। कोण BCP बराबर कोण CBF, मतलब क्या हुआ? कोण B ये और कोण C कैसे हो गए? बराबर हो गए। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाता है तो ये वाली भुजा माने FC और भुजा BF आपस में कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तब त्रिभुज कौन सा? BCF में क्या हो जाएगा? FC बराबर भुजा कौन सी? BF के बराबर हो जाएगा। बात फिर से सुन लीजिए, जब कोण B
और कोण सी बराबर हो जाते हैं तो कोणों की सामने वाली भुजाएं आपस, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, बी एफ, और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, एफ सी। माने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यह एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ के हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो क्या लिखा था हमने, एफ सी बराबर आया है बी एफ के। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, बात समझ रहे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो एफ है वो पी के निकट आ जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो, छोटा हो, तो बी एफ बराबर हम लिखेंगे पी एफ के। तो यहाँ बी एफ की जगह क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा। तब ये हो जाएगा एफ सी बराबर बी एफ की जगह पी एफ। अब इसके दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, एफ सी प्लस पी एफ, दोनों पक्षों में जोड़ना है, एफ सी प्लस पी एफ, और बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ। तो ये हो जाएगा, देखो एफ सी प्लस पी एफ पी सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, पी है, फिर यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है। तो पी एफ प्लस एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी सी। तो यहाँ पर एफ सी प्लस पी एफ की जगह क्या आ जाएगा, पी सी, और यहाँ पर पी एफ हो जाएगा 2pf। अब यहाँ पर लगा देते हैं चिन्ह परिपाठी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पीसी क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, पी से सी तक क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और इसको दर्शाते हैं आर से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चिन्ह परिपाठी लगाना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है कि जब कोई दूरी, सबसे पहली बात तो ये है कि दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, और जब वो दूरी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापो तो लगाना है धन। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो लगाते हैं धन, और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जब दूरी मापते हैं तो लगाते हैं ऋण। देखो दूरी को मापना है P से, अगर प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो यहाँ P से C को क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या, और प्रकाश किरण देखो क्या आ रही, इसी दिशा में आ रही, तो इस दिशा की सभी दूरियों को क्या लेंगे, धनात्मक। मतलब क्या, PC को क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या, और ये हो जाएगी R। अब यहाँ पर देखो 2, PF क्या है, P दर्पण का ध्रुव है और F फोकस है, तो ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्शाते हैं F से। चूँकि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में ही हमने फोकस दूरी मापी है, तो वो क्या हो जाएगा, काय में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो R इक्वल कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, या F के इक्वल करेंगे, F के इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/2। ठीक है, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी।